Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is thermodynamics, which is a chapter of class 11 and this is lecture 3rd. पहले दो lectures में हमने discuss किया कि system क्या होती हैं, what are surrounding, हमने discuss किया कितने type के system होते हैं, हमने discuss किया internal energy क्या होती है, what are state function, we discuss about what are intensive properties, what are extensive property. हमने देखा कि जब हीट को चेंज करते हैं, अगर प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा तो हम उसको एंथैल्पी कह सकते हैं. हमने ये सब चीज़ें जो है क्या की हैं, डिस्कस की हैं. हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर की स्लाइड में डिस्कस किया था कि डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, जब कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. इसका मतलब क्या, जब सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग पे काम करेगा तो डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा. एंड डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, जब कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. जब सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगी तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मैंने आपको कहा था चाहे वर्क हो, चाहे हीट हो, चाहे एच हो, कोई भी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव कब होगी, जब सराउंडिंग सिस्टम पे काम करे. और ये तीनों क्वांटिटी नेगेटिव कब होंगी, इनका चेंज नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम किस पे काम करे, सराउंडिंग पे काम करे. आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड कैलोरीमेट्री. और ये टेक्निक जिस एपरेटस में होती है उस एपरेटस को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर. इस कैलोरीमीटर में क्या होता है, एक नॉन वॉल्यूम का जो लिक्विड है वो इमर्स्ड होता है. मतलब वो लिक्विड की क्वांटिटी हमें क्या होती है, नॉन होती है. हम उस क्वांटिटी को क्या करते हैं, जानते हैं. हम क्या मेजर करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, हम एनर्जी चेंज को मेजर करते हैं. वो एनर्जी चेंज फिर चाहे केमिकल प्रोसेस से हुआ हो या किसी फिजिकल प्रोसेस से हुआ हो. इस एक्सपेरिमेंट में हम दो कंडीशंस रख सकते हैं. एक कंडीशन हम रखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कंडीशन रखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर. हम पहले क्या करते हैं, एनर्जी चेंज किस पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम. जब हम एनर्जी चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और जब हम एनर्जी को चेंज करते हैं और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो चेंज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी. ये चीज़ें जो कांस्टेंट वॉल्यूम को चेंज करते हैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करें और कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हम पिछले लेक्चर में स्टडी करके आए थे. अब हम डिस्कस करते हैं डेल्टा यू मेजरमेंट. डेल्टा यू की मेजरमेंट है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर होती है, जो जिसमें मेजर किया जाता है वो बोम कैलोरीमीटर है और पूरे अपरेटस को हम कैलोरीमीटर बोलते हैं. मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ. ये पूरा जो अपरेटस है इसको हम कैलोरीमीटर कह रहे हैं. ये जो पोर्शन है हमारे पास हम इसको बोम कैलोरीमीटर कह रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास रखा है सैंपल, दिस इज सैंपल. ये जो सैंपल है ये कंबस्टेबल होता है, मतलब क्या कर सकता है, फायर कैच कर सकता है. दिस इज इनलेट पोर्शन, यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है और जब इसको इस सब्सटेंस को इस सैंपल को ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या कर लेता है, फायर को कैच करता है. जब ये फायर को कैच करता है तो क्या होता है, कुछ अमाउंट जो है टेम्परेचर का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. टेम्परेचर कुछ अमाउंट से इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो वाटर है, ये आउटसाइड वाटर, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. अब टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हीट जो है कहाँ से कहाँ आई, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुई, यहाँ ट्रांसफर हुई. तो जो भी चेंज हुआ वो किसने मेजर कर लिया, इस थर्मामीटर ने मेजर कर लिया. और यहाँ पे एक स्टरर है जो क्या कर सकता है, स्टर कर सकता है वाटर को, ताकि जो टेम्परेचर चेंज है वो क्या रहे, इक्वल रहे हर जगह. कहीं पे ओड इवन ना हो कि टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो. और देखिए यहाँ से ये क्या है, इंसुलेटेड है, मतलब हम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज हो सकता है, हीट का चेंज हो सकता है. तो हीट का चेंज हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ से जो भी हीट चेंज मेजर होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अगर हम बात करें डेल्टा एच की मेजरमेंट की, तो डेल्टा एच की मेजरमेंट किस पे होती है, किसी कांस्टेंट प्रेशर पे होगी. ये भी किस में होती है, कैलोरीमीटर में ही होती है. डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, क्यू पी के इक्वल होगा. हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड heat of reaction, or we can say that enthalpy of reaction represented by delta RH.
डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, R stand for reaction and H stand for enthalpy, change in enthalpy of a reaction। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी हमारे पास, तो डेल्टा RH क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम जो है हीट को लूज करेगा किसमें, सराउंडिंग के अंदर। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा RH क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम जो है हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पे। अब हम बात करते हैं हेस लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ कहता है द हीट ऑफ अ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज in a chemical reaction depend upon initial and final state of the product and independent of the path with which the reaction is brought about। क्या कहता है कि जो हमारी रिएक्शन है उसका एनर्जी चेंज जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। वो ये डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ से हमने उन प्रोडक्ट को क्या किया है, ऑब्टेन किया है। जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो सेम रहती है, या तो वो सिंगल स्टेप से कैरिड आउट हो या फिर सीरीज ऑफ स्टेप से कैरिड आउट हो। जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसी रहती है, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो हीट है रिएक्शन की। और जो ये हेस लॉ क्या कहता है, जो हीट है वो कैसी है, स्टेट फंक्शन है। देखिए यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमने A इज रिएक्टेंट एंड D इज आवर प्रोडक्ट। A से D जाना था, हम एक स्टेप में गए और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हुआ दैट इज डेल्टा H1। हमने A को स्टेप किया कि A से D जाना था, पहले हम A से B गए, B से C आए और C से हमने किसकी फॉर्मेशन की, D की फॉर्मेशन की। तो जब A से B प्रोडक्ट बना तो डेल्टा H2 एंथैल्पी चेंज आया। जब B को एज अ रिएक्टेंट लिया और C प्रोडक्ट बनाया तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 आया। जब C को एज अ रिएक्टेंट और D को एज अ प्रोडक्ट लिया तो डेल्टा H4 क्या आया, एंथैल्पी चेंज आया। तो हेस लॉ क्या कहता है कि जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, चाहे फिर एक स्टेप में वो रिएक्शन हो जाए या फिर 3 स्टेप में रिएक्शन हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 और प्लस डेल्टा H4। The enthalpy change is equal, it only depend upon initial and final state, it doesn't depend upon path। एक एग्जांपल भी देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, हमने कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो या तो हम डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना दें या हम कार्बन से CO की फॉर्मेशन करें और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो देखिए जब डायरेक्ट कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्या दे दे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आया है दैट इज माइनस 393.5 किलो जूल आया है। अब देखिए जब हम C से CO जाएंगे तो क्या हो सकता है, कार्बन के साथ हाफ O2 मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, जिसका एंथैल्पी चेंज इक्वल होगा माइनस 110.5 किलो जूल के इक्वल होगा। अब हम CO को एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, CO2 की फॉर्मेशन अगर हम करें तो CO प्लस हाफ O2 गिव्स अस CO2 एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज माइनस 283.0 किलो जूल। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा माइनस 393.5 किलो जूल। तो हमने एक एग्जांपल से भी समझा दिया कि एक स्टेप में रिएक्शन हो या सीरीज ऑफ स्टेप में रिएक्शन हो, जब एंथैल्पी चेंज रहेगा वो इक्वल रहेगा। और ये कौन कहता है, ये हेस लॉ कहता है। नाउ एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या फिर हम कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ केमिकल बॉन्ड इन गैसियस फेज। एनर्जी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 मोल ऑफ केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के काम आती है, कौन से फेज में, गैसियस फेज में, उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकेंड टर्म है हमारे पास मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, it is the actual energy required to break a particular bond is dependent upon the precise environment of the
बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे हमने CH4 लिया और हमने एक H मॉलिक्यूल H एटम वहाँ से तोड़ना है, तो H एटम को तोड़ने के लिए जो डेल्टा H आई दैट इज 432 किलो जूल पर मोल। फिर हमने इस CH3 में से एक H एटम को तोड़ना चाहा, तो हमारे पास जो डेल्टा H आई दैट इज 469 किलो जूल पर मोल। फिर हमने CH2 में से भी एक H को तोड़ना चाहा, तो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू आई 422 किलो जूल पर मोल। एंड वी वांट टू ब्रेक CH बॉन्ड ऑल्सो, सो डेल्टा H वैल्यू इज 339 किलो जूल पर मोल। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इन सब एंथैल्पीज को सम करेंगे और इनका क्या कर देंगे, मीन कर देंगे। डिवाइड कर देंगे किससे, 4 टर्म्स है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी किसकी, CH4 मॉलिक्यूल्स की। हमने क्या कर दिया, मीन कर दिया। तो डेल्टा CH इन केस ऑफ CH4 मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 469 किलो जूल पर मोल। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन represented by delta CH नॉट। कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मतलब हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो सिस्टम वर्क कर रहा है किस पे, सराउंडिंग पे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस when it undergoes combustion and all the reactants and products being their standard state at specified temperature। टेम्परेचर स्पेसिफाइड होगा, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। जो अब प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं वो किस में होंगे, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, मतलब जिस स्टेट में वो एग्जिबिट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। और क्या होगा, क्या होती है, एक मोल जो सब्सटेंस है उसको कंबशन में जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड form its element in their most stable state of aggregation। एग्रीगेशन क्या होता है, जब एलिमेंट्स जुड़ के किसके फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक क्लस्टर के फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक गुच्छे की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, वो चेंज जब क्या हो, वो एनर्जी चेंज जब एक मोल कंपाउंड फॉर्म हो किससे, अपने एलिमेंट से क्या हो जाए, अपने एग्रीगेशन फॉर्म में आ जाए, मतलब अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ले एलिमेंट से। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा FH नॉट। नाउ वी टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी चेंज ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली एंड ऑब्टेन एटम इन द गैसियस स्टेट। जैसे कि H2 को किस में ब्रेक कर दे हम, 2H में ब्रेक कर दे। H2 का मतलब क्या हुआ, HH, और 2H का मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो हम एक मोल को तोड़ के जब हम क्या कर दे, गैसियस फेज में क्या कर ले, उनको ऑब्टेन कर ले, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, जो एंथैल्पी चेंज आता है, उसी को क्या कहते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो HH बॉन्ड जो है ब्रेक हुए और 2 हाइड्रोजन एटम हमें क्या हुए, ऑब्टेन हुए। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, जो एंथैल्पी चेंज हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सिंबल इज डेल्टा AH नॉट। ओके, सेम वे में अगर हम CH4 की बात करें तो CH4 एक गैस है, कार्बन को अलग कर दे और 4 हाइड्रोजन को अलग कर दे, तो डेल्टा AH नोट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी इक्वल टू 1665 किलो जूल पर मोल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U Q प्लस W। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और वैसे स्टेटमेंट क्या थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम बात करें अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, ये इंफॉर्मेशन देता है हमें थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस के बारे में। ये क्या कहता है
heat can't flow itself from colder body to a hotter body। जो हीट है वो कोल्डर बॉडी से होटर बॉडी में अपने आप जो है फ्लो नहीं कर सकती। हमें अगर कोल्डर बॉडी से होटर बॉडी की तरफ हीट को ले जाना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर होटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट को एक्सचेंज करना है तो वो अपने आप हो सकती है, लेकिन कोल्डर बॉडी से होटर बॉडी में हीट खुद से एक्सचेंज नहीं हो सकती। हमें वहाँ एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ेगा। ये कौन कहता है? दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात कहता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द थ्योरेटिकल लिमिट्स for the performance of mostly engineering system like heat engines and heat pumps। ये क्या करता है? हीट इंजन और हीट पंप्स की परफॉर्मेंस को, थ्योरेटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड लॉ का यूज करते हैं। सो थैंक यू, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।